प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतियोगिता दर्पण के जून अंक से करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। जो विद्यार्थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इन 5 अंकों का करंट अफेयर मुझसे नहीं पढ़े हैं, वो इसे मेरे चैनल पर जरूर देख लें, ताकि लगातार चलते चलते हम फरवरी में होने वाले आपके प्री के पहले तक पूरा करंट अफेयर व्यवस्थित रूप से कवर कर सकें। मैं जो बोल रहा हूं उसे आपको सुनना रहता है, समझना रहता है, कॉपी में लिखना रहता है। आप कृपया जनवरी, फरवरी से लेकर के मई तक के अंक को कवर करके नोट्स बनाएं अति शीघ्र, या जो बना चुका है नोट्स वो जून अंक से मेरे साथ आगे बढ़े। तो जून अंक में प्रतियोगिता दर्पण में कौन कौन सी प्रमुख घटनाओं को दिया गया है। सबसे पहले बारी आएगी राष्ट्रीय घटनाक्रम की, कि देश में क्या घटनाएं हुई, भारत का घटनाक्रम क्या रहा। राष्ट्रीय घटनाक्रम में दुखद घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों पर हमला, आतंकी हमला। प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में छोड़कर स्वदेश लौटे। हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए कठोर निर्णय लिया गया। तो ये पुलवामा का अटैक है, आपको पता होगा, सॉरी पहलगाम का अटैक है। पुलवामा अटैक तो पहले की घटना है। पहलगाम में पर्यटक थे, पर्यटकों पर गोलीबारी की गई और उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। ये भी आप जान ही रहे होंगे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था जिसे आपको जानना चाहिए। इस घटनाक्रम की तिथि आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट याद करें, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में स्थान। तो यूनेस्को जो भी सूची जारी करती है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची या विश्व स्मृति रजिस्टर, उसमें यदि हमारी कोई भी विरासत आती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवद गीता सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा, सांख्य और योग दर्शन से प्रेरित, साथ ही साथ निष्काम कर्मयोग सिखाने वाला ग्रंथ है। जितने शब्द मैंने एक लाइन में कहे हैं, ये सब अलग अलग परीक्षाओं में आ चुके हैं। भगवद गीता पर किसका प्रभाव है? सांख्य और योग दर्शन का। भगवद गीता किसका सार है? उपनिषदों का। भगवद गीता में क्या बताया गया है? निष्काम कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ की अवधारणाएं इत्यादि। भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व का। अब देखिए न्यूज क्या कहती है। श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और भारत की ललित कलाओं का मूल ग्रंथ कहा जाने वाला भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। कई बार आया है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका से कच्चा तीवु द्वीप वापस लेने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। तो कच्चा तीवु द्वीप का मामला किनके बीच का मामला है? भारत और श्रीलंका के बीच का ये मामला है। और कच्चा तीवु द्वीप, जो करंट अफेयर लगातार पढ़ रहा होगा, जान रहा होगा, नहीं जान रहा होगा, कम से कम इस शीर्षक को दिमाग में रख ले कि श्रीलंका से कच्चा तीवु द्वीप वापस लेने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान फ्रांस से खरीदने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी। विमान वाहक युद्धपोतों आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। तो राफेल विमान नौसेना में शामिल हो रहा है भाई, नौसेना के लिए आ रहा है। कहाँ का विमान है? फ्रांस का। राफेल को लेकर के सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहा, पर कुछ भी हुआ नहीं। अब ये कहां पर तैनात होगा? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? हमारे नौसेना के युद्धपोत। ये आप जानते रहे, करंट अफेयर और निबंध में काम आएगा। स्वदेश निर्मित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण। गौरव क्या है? स्वदेश निर्मित बम है, ग्लाइड बम है। ग्लाइड बम किसी उड़ते विमान से छोड़े गए बम को कहा जाता है। कूनो नेशनल पार्क से 2 चीते
गांधी सागर अभयारण्य में बसाए गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क में हमने पहले दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगाए थे और फिर वहां से 2 चीते अभी कहां बसाए जा रहे हैं? गांधी सागर अभयारण्य में। गांधी सागर अभयारण्य कहां है, क्या है, जरूर याद कर लें। नया वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ये इसका भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सा ब्रिज है? पंबन ब्रिज। कहां है पंबन ब्रिज? तमिलनाडु के पंबन द्वीप में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। पंबन ब्रिज जो है क्या करता है? रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ता है। फिर जो काम का न्यूज है कि 34 पुरुष क्रिकेटर बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित, इस पर हम अब चर्चा करते हैं। 34 पुरुष क्रिकेटर्स को बीसीसीआई ने अलग अलग श्रेणियों में अनुबंधित किया है, जिनमें से आपको नाम तो सभी के पता रहने चाहिए, पर कम से कम A+ ग्रेड, A ग्रेड के खिलाड़ियों के नाम को जानना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। ग्रेड A+ में 4 खिलाड़ी हैं जिनको 7-7 करोड़ रुपए से अनुबंधित किया गया है। इनमें नाम आता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। जसप्रीत बुमराह बॉलर, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, जान रहे हैं आप सबको, नहीं जानते हैं तो जानिए। ग्रेड ए में जिन खिलाड़ियों को रखा गया है 5-5 करोड़ के अनुबंध पर, उनमें नाम आता है मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत। ग्रेड बी को भी जानिए, इसमें सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, इन लोग 3-3 करोड़ रुपए के अनुबंध पर रखे गए हैं। फिर इधर फिर ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ये सब 1-1 करोड़ के अनुबंध पर है। तो इन चीजों को आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जो आपका काम का है वही घटनाक्रम आपको पढ़ना है। म्यांमार में भीषण भूकंप से तबाही, थाईलैंड में भी क्षति, भारत द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत अभियान। तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था, एक लाइन आप जान सकते हैं। थाईलैंड के लिए भारत द्वारा किया गया राहत अभियान, किस नाम से जाना गया ये राहत अभियान? ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से जाना गया। इसके बाद का घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। मेंस में पेपर 7 में भी इसको जाने, निबंध में भी भारत की विदेश नीति में काम आएगा, या फिर हम आपको चर्चा में बताते ही रहते हैं कि जैसे मैंने टेरिफ नीति पर ट्रम्प का क्वेश्चन आएगा कहा था, तो ऐसे टेरिफ से निपटने के लिए हमको क्षेत्रीय सहयोग संगठन में और ज्यादा बढ़ना चाहिए। वैसे ही एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बिल्कुल याद कर डालिए इसको। बिम्स्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन बैंकॉक में संपन्न हुआ। बिम्स्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुआ। अब उसके बाद बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं, बिल्कुल आपकी कॉपी और आपके दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बंगाल खाड़ी से तटवर्ती 7 देशों का ये संगठन है। क्या क्या खासियत है भाई? कि इसके देश बंगाल खाड़ी के समीप हैं, तटवर्ती देश है बंगाल खाड़ी के, और ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। ऐसा आप दिमाग में जोड़िए, 1 2 3 4 5 ऐसा। और इसमें और क्या देश आ रहा है फिर बाद में जुड़े होंगे, समझिए भूटान, और क्या है नेपाल, और EC से मतलब होना चाहिए इकोनॉमिक, तो वे ऑफ बंगाल। अब लेकिन इसका फुल फॉर्म ऐसा हो रहा है ना भाई, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। B फॉर बांग्लादेश करके 7 देशों का नाम आप कुछ भी याद करें, फुल फॉर्म पे आइए। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये एक आर्थिक संगठन है, और ऐसे सभी क्षेत्रीय संगठन व्यापार की दृष्टि से, राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं आज के नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जब अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा है। तो इन चीजों पर हम निबंध में तो चर्चा कर ही रहे हैं। अभी फिलहाल प्री परीक्षा नजदीक है,
आप ये जाने बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ है बैंकॉक में। 4 देशों के इस मंच की स्थापना जून 1997 में बैंकॉक में हुई थी। बाद में दिसंबर 1997 में म्यांमार को शामिल करके 5 देशों का संगठन हो गया। फिर फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान को भी इस समूह में शामिल किया गया। इसकी कुल सदस्य संख्या 7 हो गई। नाम बिमस्टेक बना रहा। बिमस्टेक के तत्कालीन शब्द विस्तार में चूंकि सभी 7 सदस्य देशों के नाम समावेशित नहीं थे, इसलिए बिमस्टेक का शब्द विस्तार बदल दिया गया। जैसे मैं शुरू में बता रहा था, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, अब उसके बदले एक नया नाम ले दिया गया। ये सब चीजें अपनी जगह है। ये बना कब था भैया संगठन, याद करें, 97। अभी कितने सदस्य देश हैं? 7। और इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखें भाई, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका शिखर सम्मेलन हुआ है बैंकॉक में। बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ है बैंकॉक में। और जैसे जैसे आपकी परीक्षा नजदीक आते जाएगी, मेरे पढ़ाने के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होगा। मैं आपको अब बेहद महत्वपूर्ण चीजें ही बताऊंगा। फरवरी में आपको पेपर देना है, मैं जान रहा हूं, तो करंट अफेयर में वो चीजें जाने जो तत्कालिक तौर पर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, और बाकी चीजों को अब छोड़ना भी आपको आना चाहिए। एक दीर्घकालिक रणनीति होती है और एक रणनीति होती है तत्कालिक रणनीति। तो अब हम तत्कालिक रणनीति की तरफ आ रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सपरिवार भारत यात्रा। जेडी वेंस कहां के उपराष्ट्रपति हैं? याद रखें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो भारत यात्रा पर आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में आइए। घटती हुई मुद्रास्फीति के बीच, ये अच्छी खबर है, मुद्रास्फीति घट रही है। बैंकों के लिए रेपो दर में 0.25% बिंदु की पुनः कटौती। बैंक दर, एमएसएफ दर और स्थायी जमा सुविधा दर भी घटी। तो 2 वर्ष से अधिक समय तक 6.50% के उच्च स्तर पर रही रेपो दर में अंततः 0.25% बिंदु की कटौती भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 में की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम देखते हुए मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर देखते हुए रेपो रेट में 0.25% बिंदु की एक और कटौती की गई। तो पहले 6.50 था, उसको कम करके 6.25 पे लाए। 6.25 को और कम करके अब कहां पर ले आए हैं? 6% पर ले आए हैं। अमेरिका की पारस्परिक प्रशुल्क नीति से गहराई, ट्रेड वार की आशंका के बीच रेपो दर में यह कटौती लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेगी। रेपो दर में लगातार दूसरी बार हुई कटौती के पश्चात बैंकों ने अपने ऋणों पर ब्याज दर घटाई है। बैंक ऋणों पर ईएमआई घटने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। रेपो दर में 0.25% बिंदु की जो ताजा कटौती से संबद्ध बैंक दर, स्थायी सुविधा दर तथा स्थायी जमा सुविधा दर में भी 0.25 बिंदु की एक बार पुनः कटौती हो गई है। तो इन सब चीजों से क्या होता है भाई? जब रेपो रेट घटता है तो ऋण आसान होते हैं, और जब ऋण आसान होते हैं तो पैसा मार्केट की ओर बहता है, मार्केट में तरलता आती है। आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी, जिससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित विभिन्न तरह के बैंक ऋण सस्ते होंगे तथा ऋणों के लिए मासिक किस्त ईएमआई घट जाएगी। मांग को बढ़ावा मिलेगा तथा जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलेगी। यद्यपि इससे जमाओं पर भी कम ब्याज लोगों को प्राप्त होगा। तो जिनका एफडी है उनको थोड़ा नुकसान है, और जो लोन लेना चाहते हैं उनको फायदा है। रेपो रेट में कमी हम क्यों करते हैं? आप सभी इन चीजों को समझ रहे हैं। मार्केट में पैसा डालना है तो रेपो रेट को कम करो, मार्केट से पैसा खींचना है तो रेपो रेट को बढ़ाओ। ऐसा मुद्रा संबंधी विभिन्न प्रकार के किसका हथियारों का, अपने तरीकों का प्रयोग आरबीआई करती है ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहे। भारत की जीडीपी में वृद्धि दर को लेकर के भी कुछ आंकड़े आ रहे हैं। आप अभी इन ज्यादा आंकड़ों में परेशान ना हो, जो काम की चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं।
अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। यद्यपि विवाद तो बहुत चल रहा है टैरिफ का, लेकिन चौथे वर्ष लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दूसरा और तीसरा स्थान चीन और यूएई का है। अमेरिका की नई पारस्परिक प्रशुल्क नीति, रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी कहते हैं जिसको, अमेरिका की नई पारस्परिक प्रशुल्क नीति के चलते विश्व इस समय ट्रेड वार की कगार पर है। भारत का विदेश व्यापार भी इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024-25 लगातार चौथा ऐसा वर्ष रहा है जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। 4 साल से हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना हुआ है। 2024-25 में इस मामले में दूसरा स्थान चीन का और तीसरा स्थान संयुक्त अरब अमीरात का है। तो कम से कम ये 3 नाम व्यापारिक साझेदारी में नंबर 1 पर भारत के साथ अमेरिका, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर यूएई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना के या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए। ये मेंस परीक्षा में, हर प्रकार की परीक्षाओं में काम आएगा। आप मुद्रा योजना पर जरूर अपना क्या करें, एक नोट्स बनाएं। फिलहाल इतना जानिए, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई थी। अब उसके 2025 में निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि 2025 में मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की नई परिभाषाएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावित। क्या परिभाषा बदली? सूक्ष्म यानी माइक्रो, लघु यानी स्मॉल और मध्यम यानी मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जिनका देश में कृषि, निवेश, रोजगार और निर्यातों में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, एमएसएमई सेक्टर पर मैंने एक अलग से निबंध बनाकर वीडियो डाला है, कभी न कभी मेंस में आएगा। और वैसे भी आपको एमएसएमई सेक्टर को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अभी ये हम बता रहे हैं कि अब परिभाषा बदल गई है। सूक्ष्म उपक्रम, माइक्रो इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे? ताजा वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम वह उद्यम है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़ रुपए तक का है तथा जिसका सालाना टर्नओवर अधिकतम 10 करोड़ तक का है। इससे पूर्व यह सीमा 1 करोड़ और 5 करोड़ थी। अब हमने बढ़ा दिया, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है तो हम सूक्ष्म उपक्रम और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, बहुत सी बातें हैं। तो जो 2.5 करोड़ तक की लागत से जो बन रहा है, 2.5 करोड़ के निवेश से जो इंटरप्राइजेस स्थापित हो रहा है, वो माइक्रो है। अब लघु पे आइए, तो 25 करोड़ तक का अब क्या हो गया? लघु हो गया और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक रहेगा। यानी बन कितने के निवेश से रहा है? 25 करोड़ से, फिर उससे टर्नओवर कितने का जनरेट होगा? 100 करोड़ का। पहले कितनी की सीमा थी? ये 10 से 50 थी, अब उसको 25 से 100 किया गया। 10 करोड़ का निवेश था तो उसको 25 करोड़ का निवेश वाला मान लिए। टर्नओवर 50 करोड़ था तब टर्नओवर 100 करोड़ मान लिए। फिर से एक बार समझिए, सूक्ष्म उद्यम आज की डेट में सूक्ष्म उपक्रम किसे कहेंगे? जिनमें 2.5 करोड़ का निवेश और 10 करोड़ का टर्नओवर। लघु उपक्रम किसको कहेंगे? जिनमें 25 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर। मध्यम उपक्रम किसे कहेंगे? जिनमें 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर। तो ये हमारे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों की, लघु एमएसएमई सेक्टर की नई सीमाएं, नई परिभाषाएं हैं। प्रधानमंत्री की निजी सचिव की जिम्मेदारी निधि तिवारी जी को मिली, जो भारतीय विदेश सेवा से आई थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम, नोट कीजिए इस नाम को भी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी
23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट घटनाक्रम पर चलते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई। देखिए, विजडन की पत्रिका जो है क्रिकेट जगत की, विजडन पत्रिका क्रिकेट जगत की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है, लिखा भी वही गया है। क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन। विजडन में जिसका भी नाम आए उसके लिए बहुत ही गर्व का बात होता है। तो विजडन ने अपने 2025 के संस्करण में भारत के जसप्रीत बुमराह को पुरुषों में और भारत की स्मृति मंधाना को महिलाओं में वर्ष 2024 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना। विजडन पत्रिका ने बुमराह और स्मृति मंधाना को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना। याद करें, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार, मतलब ये गणित के क्षेत्र में नोबेल से समकक्षता रखता पुरस्कार माना जाता है। गणित के क्षेत्र का वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ प्रोफेसर मसाकी काशीवारा को मिला। किसे मिला? मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा। तो ये आपने समसामयिक घटनाक्रम पढ़ा। अब इसके बाद हमें ध्यान देना रहता है स्पोर्ट्स के सेक्शन पे। तो स्पोर्ट्स की भी बेहद ही महत्वपूर्ण गतिविधियों को हम अब पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने दिमाग में याद करने का प्रयास करेंगे। श्रेयस अय्यर मार्च 2025 के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर। अब ये खिलाड़ियों का नाम लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आपने पहले देखा होगा कि A+ ग्रेड में कौन कौन थे, जिसमें नाम आपको मैं याद करा रहा हूँ। रोहित शर्मा लोगों का नाम था, याद करें। फिर विजडन खेल पत्रिका में किसको पुरस्कार मिला? तो स्मृति मंधाना और बुमराह को मिला। फिर आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर 2025 का किसे घोषित किया? सरपंच साहब को, मतलब श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर मार्च 2025 के लिए ना, ये भी याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंकज आडवाणी को फाइनल में हराकर सौरभ कोठारी IBSF विश्व बिलियर्ड्स के विजेता। तो पंकज आडवाणी का नाम जानिए कम से कम, ये बिलियर्ड्स के बहुचर्चित हस्ती हैं और उनको हराया सौरभ कोठारी ने। उनका नाम भी दिमाग में रखिए। सौरभ कोठारी भी किस खेल से जुड़े हैं? बिलियर्ड से। तो ये दोनों प्लेयर्स के नाम आपके दिमाग में बैठने चाहिए, पंकज आडवाणी और सौरभ कोठारी। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। इसे एक बार और सुने और जितने नाम आए हैं, जितनी घटनाएं आई हैं, जैसे भी मिस्टेक का शिखर सम्मेलन है ना, पंकज आडवाणी का नाम आया, सौरभ कोठारी का नाम आया, बुमराह का नाम आया, स्मृति मंधाना का नाम आया, हमारे जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम आया। इन लोगों के नाम पर चिंतन मनन करें, याद रखने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम भविष्य में जुलाई अंक को कवर करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी स्टडी को और बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।
ले यार निकाल, दोनों अपन एक एक करके